द खरीफ क्रॉपिंग सीजन इज फ्रॉम, जो खरीफ का जो सीज़न होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, उसका पीरियड हमको बताना है। तो जो खरीफ का होता है, देखिए ये बरसात वाला सीज़न होता है, क्योंकि इसमें जितनी भी फसलें बोई जाती हैं उनको वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। ठीक है, वो मैं अभी दिखाऊंगा कौन कौन सी फसलें हैं इसकी। इसलिए इसको खरीफ के साथ साथ इसको हम मानसून क्रॉप सीजन भी बोलते हैं। ठीक है, ये खरीफ को बोलते हैं। और ये आपका किया जाता है, अब देख लीजिए बरसात आपके यहाँ इंडिया में कब आती है। जो बरसात का मौसम रहता है वो आपका जून वाला रहता है, तो जून से सितंबर, ऑप्शन 3। और इसमें जो फसल आती हैं वो आपकी आती है BJR, बाजरा, ज्वार, रागी और कॉटन हो गया, आपका राइस हो गया, मेज, मेज माने मक्का। ठीक है, ये सब आपके हुए, इनके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। महाराणा जगत सिंह टू द्वारा जो पैलेस बनाया गया था, जिसको लेक पैलेस के नाम से भी जानते हैं, वो किस सिटी में है? तो ये है आपका उदयपुर में, ऑप्शन 1 करेक्ट है। बहुत ही खूबसूरत ये लेक पैलेस है, आपको कभी मौका लगे तो आप ज़रूर जाइएगा देखने। विद रेफरेंस टू द इंटीरियर ऑफ अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, जो करेक्ट हैं हमें वो बताने हैं, तो देखते हैं स्टेटमेंट्स को। तो देखिए अर्थक्वेक से रिलेटेड है, तो अर्थक्वेक से रिलेटेड पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं हमारी पृथ्वी, अर्थ ये है, ठीक है अपनी, ये इसका एक सेगमेंट मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये जूम करके मान लीजिए ये यहाँ पे है। ठीक, तो इसका इंटीरियर देखते हैं। ये तो अर्थ की सरफेस हो गई ऊपर वाली, और अंदर अंदर क्या क्या आता है, जैसे जैसे हम इंटीरियर में जाते रहते हैं तो कौन कौन सी लेयर्स आती हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है ये। तो देखिए ये जो है आपकी, ये क्रस्ट है। ठीक है, ये क्रस्ट वाला पोर्शन है आपका, ये वाला, ये सब क्रस्ट है। अब क्रस्ट भी दो टाइप्स होती है, एक जो ओशियंस के नीचे है, सी फ्लोर जो रहता है ओशियानिक क्रस्ट, उसको क्रस्ट को ओशियानिक क्रस्ट बोला जाता है। और एक जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये जो पहाड़ियाँ, हिल्स वगैरह ये सब रहती हैं, उनको क्रस्ट बोलते हैं। तो ओवरऑल आपका ये पोर्शन जो है वो क्रस्ट कहलाता है। ठीक, और उसके बाद जो नीचे आती है, और फिर देखिए फिर आता है आपका मेंटल, ये मेंटल। ठीक है, ये दोनों पोर्शन आपका मेंटल कहलाता है। मेंटल के दो पार्ट होते हैं, एक अपर मेंटल होता है, एक मेंटल होता है। जो अपर मेंटल होता है वो सॉलिड होता है, और जो लोअर मेंटल होता है वो लिक्विड होता है। ठीक है, ऐसे ही फिर नीचे और जाते हैं तो आपकी कोर आती है। कोर के भी दो पार्ट होते हैं, एक आउटर कोर होता है, एक इनर कोर होता है। तो इनर कोर, सॉरी, जो आउटर कोर है वो आपका लिक्विड होता है, और इनर कोर जो होता है वो आपका सॉलिड होता है। और कोर में आपके निकिल और आयरन, ये दो एलिमेंट भी पाए जाते हैं। ठीक है, निफे, इसलिए कोर को, इनर कोर को इनर कोर ना बोल के निफे भी बोल दिया जाता है। ठीक है, निकिल और आयरन। तो देखिए ये जो आपका, देखिए मैंने यहाँ पे बताया लिथोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर जो होता है, जो क्रस्ट होती है आपकी, ठीक है, प्लस अपर मेंटल वाला पोर्शन, इनका कॉम्बिनेशन आपका लिथोस्फीयर कहलाता है। और ये किस टाइप का होता है? ये सॉलिड होता है, सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ। ये सॉलिड भी होता है और इसी के साथ साथ ये ब्रिटल भी होता है। ठीक है, सॉलिड ब्रिटल दोनों ही होता है। और देखिए ये देखिए मैंने यहाँ से आपको दिखाया है, ये आपका पूरा जो पोर्शन आया है ये लिथोस्फीयर कहलाता है। ये अराउंड 200 किलोमीटर होता है। अब इंटीरियर ऑफ अर्थ में जब अर्थक्वेक आता है तो 3 टाइप की वेव्स जनरेट होती हैं। एक P फॉर प्राइमरी वेव्स, S फॉर सेकेंडरी वेव्स, और एक L होती हैं। L वेव्स को लव वेव्स भी नाम बोला जाता है। ये एक प्रकार से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कह लीजिए। और ये सरफेस वेव कहलाती हैं आपकी। L वेव जो होती हैं वो सरफेस वेव, और जो PS है आपकी, ये आपकी बॉडी वेव्स कहलाती हैं, बॉडी वेव्स। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए पहला स्टेटमेंट जो अपना दिया है इन्होंने, ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स टेक प्लेस इन द लिथोस्फीयर। ये एक्जैक्टली सही है, जितने भी अर्थक्वेक आते हैं वो लिथोस्फीयर में ही फील होते हैं, वहीं पर आते हैं। तो ये आपका करेक्ट है। द लिथोस्फीयर रिफर्स टू द पोर्शन ऑफ डेप्थ अप टू 200 किलोमीटर, मैंने बताया था आपको, दिखाया था पीछे, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये भी आपका सही है, अर्थ की सरफेस से 200 किलोमीटर तक आपकी लिथोस्फीयर काउंट होती है। तीसरा है आपका, अर्थक्वेक वेव्स आर बेसिकली ऑफ 4 टाइप्स। ठीक है, होती हैं 4 टाइप्स की। बॉडी वेव्स होती हैं, सरफेस वेव्स ही होती हैं, पर ये रोलिंग और ये शॉक वेव्स नहीं होती, इसलिए ये गलत है। तो आपका स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है। देख लीजिए 1 और 2, ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट।
According to the continental drift theory, all the continents formed a single continental mass surrounded by a mega ocean named. ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को समझने से पहले एक चीज़ ये देख लीजिए, इसको लिख लेते हैं CDT. ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं आपकी, बिफोर और आफ्टर करके लेते हैं. तो इसमें ये कहा गया कि मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, अर्थ जो थी उसके पास, मतलब अर्थ के 7 कॉन्टिनेंट्स नहीं थे. ठीक है, वहाँ पर सिर्फ एक, मैं लिख दे रहा हूँ, ओनली 1 बिग सुपर कॉन्टिनेंट था. ठीक है, सुपर कॉन्टिनेंट ये था जिसका नाम था पेंजिया. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका प्रीवियस वाली वीडियो में आ चुका है. ठीक है, और जो ये पेंजिया जो एक ही कॉन्टिनेंट था, मतलब कोई पार्ट नहीं था उसके, और ये जो पेंजिया का सुपर कॉन्टिनेंट था ये जिस वाटर बॉडी से आपका कवर था. ठीक है, लिख दे रहा हूँ, जैसे कि सराउंडेड बाई सिंगल ओशियन, एक ही ओशियन था, उसका नाम था पैंथलासा. पैंथालासा, यही अपना क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि वह जो उस टाइम पर जो था मेगा ओशियन उसका नाम क्या था. तो ऑप्शन 1 पैंथलासा करेक्ट ऑप्शन है. अब इसी में और चीज़ बताएगी कि पहले ये कंडीशन थी, आफ्टर क्या हुआ, कुछ ये ड्रिफ्टिंग की वजह से ये जो है कॉन्टिनेंट, एक सिंगल कॉन्टिनेंट था पेंजिया, ये 7 कॉन्टिनेंट्स में टूट गया किसी रीजन की वजह से, ड्रिफ्टिंग की वजह से. और फिर ये जो पैंथालॉसा जो था, जब ये कॉन्टिनेंट्स में टूटा तो अलग अलग ओशियन भी बन गया, जैसे अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया. देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग्स द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज़ द स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है गिवन ऑप्शन में. तो वो है आपका मार्स, ऑप्शन 1 करेक्ट है. बाकी हम स्मॉल में सीरीज़ देख लेती हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में. सबसे पहले छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, जैसे 1 2 3, ये आपका असेंडिंग इस सीरीज़ में हम देख लेते हैं. तो ये मेरी कोडिंग नहीं है, किसी और की कोडिंग होगी, जिसने बनाई है बहुत अच्छी कोडिंग है, फिलहाल आप ही देख लीजिए. तो ये है मरकरी मेट वीनस एवरी नाइट अंटिल सैटर्न जम्प्ड. तो देखिए ये तो मरकरी आप जान ही रहे हैं, ये मेट आपका है मार्स, वीनस हो गया आपका, फिर एवरी ई फॉर अर्थ हो गया, ये नाइट, ये हो गया आपका नेपच्यून. ठीक है, यू से अंटिल तो ये यूरेनस, बाकी सैटर्न तो है ही आपका, और ये जे से जुपिटर. तो ये आपकी सीरीज है, मतलब ये नंबर 1 पे, फिर नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8, इस तरीके से आपकी सीरीज है बढ़ते हुए क्रम में साइज. विच टाइप ऑफ रॉक इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज. जब मैग्मा बाहर आता है वो ठंडा होता है और सॉलिड हो जाता है, तो कौन सी रॉक का निर्माण होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे. तो ये आपकी बनती है इग्नियस इस कंडीशन में. ठीक है, ऑप्शन 3. और 3 टाइप की आपकी रॉक बनती हैं, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर में ही समझाया था. सिम बोलते हैं, सेडिमेंटरी, इग्नियस और मेटामॉर्फिक. फिलहाल ये जो कंडीशन है इसमें आपकी इग्नियस बनती है. द जायद क्रॉपिंग सीजन इज फ्रॉम, ये कब से कब तक होता है. तो ये आपका होता है अप्रैल से जून, इसीलिए इसको शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप भी बोला जाता है. और इसमें फसल कौन सी है आपकी, जैसे खीरा, तरबूज और ककड़ी, ये सब इस टाइप के जितने भी आते हैं ये इसके एग्जाम्पल हैं. देखिए एक क्वेश्चन आपका टाइप होने से रह गया था, मैंने उसको लिख दिया, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन था. वेयर रेडियो कम्युनिकेशन टेक प्लेस, ठीक है, इन कंटेक्स्ट ऑफ एटमॉस्फेयर. ऑप्शन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका आंसर. तो देखिए एटमॉस्फेयर के संदर्भ में बात की जा रही है, तो एटमॉस्फेयर को हम कुछ इस तरीके से डिवाइड करते हैं, इसकी जो लेयर्स होती हैं बहुत ही सिंपल है. ये मेरी कोडिंग है, अपनी बनाई हुई है. ई फॉर इंग्लैंड, आई फॉर इंडिया, MST, मतलब इंग्लैंड से इंडिया जाना है तो आपको MST लगेगी. ठीक है, MST बनवानी पड़ेगी, इंग्लैंड टू इंडिया MST, ये मेरी कोडिंग है. तो देखिए ई फॉर एक्सोस्फेयर, आई फॉर आयनोस्फेयर, M फॉर मीजोस्फेयर, S फॉर स्ट्रेटोस्फेयर, T फॉर ट्रोपोस्फेयर.
ठीक है, कहिए तो मैं लिख दूँ। ये देखिए मैंने लिख दिया है। और ये अर्थ की सरफेस से मतलब ऊपर जाते जाएंगे तो आपकी पहले ट्रोपोस्फेयर पड़ेगी, फिर स्ट्रेटो, फिर मीज़ो, फिर आयनो, फिर एक्सो पड़ती है। ठीक है, तो आपका जितना भी रेडियो कम्युनिकेशन अकर होता है, जिस लेयर की वजह से पॉसिबल होता है या जिस लेयर में होता है, वो होती है आपकी आयनोस्फेयर। यहाँ मैं लिखता जा रहा हूँ, रेडियो कम्युनिकेशन अकर होता है आयनोस्फेयर में। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें वेदर या सीजन से रिलेटेड होती हैं, वेदर या सीजन संबंधित चीज़ें, चेंजेस जो भी होते हैं, वो आपके ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। और स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी ओजोन लेयर भी पाई जाती है, ओजोन लेयर। और एक और चीज़ है, जितने भी प्लेन आपके उड़ते हैं, एरोप्लेन वगैरह, वो सब स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ते हैं। ठीक है, ये कुछ डिटेल है, आप देख लीजिए। विद रेफरेंस टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और वही आपको करेक्ट बताना है। तो स्टेटमेंट्स को पढ़ें उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। देखिए, अर्थ क्वेक के टाइम जो दो टाइप की वेव जनरेट होती हैं, ठीक है, तो एक आपकी बॉडी वेव्स होती हैं, दूसरी आपकी सरफेस वेव्स होती हैं। तो बॉडी वेव्स क्या होती हैं? बॉडी वेव्स आर सिस्मिक वेव्स, मतलब भूकंपीय तरंगे कह लीजिए, दैट रन थ्रू, जो चलती हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के इंटीरियर में चलती हैं। जैसे कि एग्जांपल पी, और मतलब पी फॉर प्राइमरी, एस फॉर सेकेंडरी वेव्स, ये आपकी बॉडी वेव्स कहलाती हैं। एक आती है फिर सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स वो होती हैं जो ट्रैवल करती हैं नियर द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ के सरफेस के पैरेलल चलती हैं। ठीक है, उनको एल वेव्स, लव वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोला जाता है। ठीक है, या सरफेस वेव्स भी बोला जाता है। ये दो वेव्स होती हैं। अब मैं जैसे आपको समझाता हूँ, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है जहाँ से आपका अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है, तो ये कुछ वेव्स आपकी निकल रही हैं इस तरीके से, ये तो ये आपकी एक मान लीजिए एस वेव है, इसी तरीके से ये इस तरीके से, तो ये इंटीरियर में निकल रही हैं। और ये जब यहाँ पे अर्थ की सरफेस पे पहुँच रही हैं, तभी जो सरफेस के साथ साथ जो चल रही हैं लॉन्गिट्यूडनल, तब इनको एल वेव्स, तो ये आपकी सरफेस वेव्स हो गई और ये आपकी बॉडी वेव्स हो गई। ओके, दूसरा पॉइंट ये आता है कि जैसे मान लीजिए जो अर्थ है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पर आपका जो अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है, तो जहाँ पे जनरेट होता है उस पॉइंट को फोकस या हाइपोसेंटर बोला जाता है। और उसी के जस्ट अबव सरफेस पे, बिल्कुल जस्ट अबव सरफेस पे जो पॉइंट होता है उसको एपिसेंटर बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ टर्मोलॉजी रहती है, आप देख लीजिए। बाकी फिर और एक चीज़ और, जब जैसे जैसे आप अर्थ के इंटीरियर में जाएंगे, तो इंटीरियर पे नीचे जाने पे मैटर आपका और डेंसर होता जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी आपकी बढ़ती है और ऊपर जाने पे घटती है। तो जो जितना डेंसर मटेरियल होगा, ठीक है, वहाँ पे वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी गहराई के साथ साथ। ठीक, अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को। बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस। मैंने आपको फोकस बताया था कि फोकस पे होगी, वहीं से जनरेट होती है, तो वहीं से पी और एस वेव्स निकलेंगी, बॉडी वेव्स होती हैं। ठीक है, तो आपका ये करेक्ट है। द डेंसर द मटेरियल, ठीक है, जितना मटेरियल डेंसर होता जाएगा, द लोअर इज़ द वेलोसिटी। नहीं, मैंने कहा था कि आपकी बढ़ेगी, तो ये आपका गलत हो गया। अर्थक्वेक वेव्स मतलब पी एस एल वेव्स जो हैं आपकी वो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स, ठीक है, एक दे आर कॉल्ड पी एंड एस वेव्स। ठीक है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स कहलाती हैं। ऑप्शन 1 और 3 ये आपका सही है। मतलब इन्होंने जो टू टाइप्स की बोली हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स के कंपैरिजन बोला, वैसे आपकी सरफेस वेव्स ही होती हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 और 3 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर टेक्टोनिक प्लेट। ठीक है, तो मैं आपकी कुछ मेजर टेक्टोनिक प्लेट हैं, जितने भी आपके जो 7 कॉन्टिनेंट हैं वही आपके मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। तो वर्ल्ड मैप के आधार पे मैं आपको बताता जाता हूँ। ठीक है, आप मैप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे यहाँ पर आप मैप में देखेंगे तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका पड़ता है, तो एक तो ये मेजर टेक्टोनिक प्लेट हो गई। फिर उसी के जस्ट नीचे आपका पड़ता है साउथ अमेरिका, दूसरी मेजर टेक्टोनिक प्लेट ही हो गई। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका पड़ता है अफ्रीका, तो ये एक अफ्रीकन, ये तीसरी मेजर टेक्टोनिक प्लेट हो गई। फिर यहाँ पे आपका पड़ता है यूरोप वाला पोर्शन। ठीक है, ये यूरोप, तो ये हो गई आपकी यूरोप, इसको लेकिन बोलते हैं यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट। ठीक, और यहाँ पे आपका इंडिया पड़ता है। ठीक है, और ये आपका यहाँ से ऐसे ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, तो इसको बोलते हैं इंडो
एक साथ बोलते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट। 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक आपकी है यहाँ पर पैसिफिक ओशियन, जो जावा, सुमात्रा, जापान, ये वाला जो पोर्शन होता है वो इसमें, तो इसको बोलते हैं पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक ओशियन भी यहीं पे। और एक सबसे नीचे आपकी होती है अंटार्कटिक प्लेट। ये आपकी 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं और 7 वही मेजर टेक्टोनिक प्लेट भी हैं। तो देख लीजिए इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिया है। तो इसमें आपको सिर्फ पैसिफिक दिया, तो यही आपका है, ये मेजर है। द मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। तो ये है आपका एक्यूरेट 149.6 मिलियन किलोमीटर। द प्रोसेस बाई विच सॉइल डिपॉजिट्स थ्रू कॉम्पैक्शन के थ्रू जो सॉइल डिपॉजिट होती है, टर्न इनटू रॉक, और जो बाद में रॉक में बदल जाती है। जैसे मान लीजिए ये कुछ सेडिमेंट्स ला के आपके यहाँ पे डिपॉजिट हो गए इस तरीके से, ठीक है। तो और जो सॉइल इस पे आ रही है वो डिपॉजिट होती जा रही है लेयर बाई लेयर, ये ऐसे ऑल होता चला गया। तो ये ऐसे होते 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 ये आपका एक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइप का जो डिपोजिशन होता है, डिपॉजिट जो चीज़ें होती हैं कॉम्पैक्शन, और उस पर दबाव पड़ता है, प्रेशर दबाव की वजह से ये रॉक में कन्वर्ट होती है। तो इस टाइप की जो फॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं लिथिफिकेशन, ठीक है। ऑप्शन 1। द राबी क्रॉपिंग सीजन इज़ फ्रॉम, कब से कब तक होता है। तो राबी को हम बोलते हैं विंटर क्रॉप्स। तो विंटर आप देख लीजिए आपके यहाँ कब से स्टार्ट होता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर में स्टार्ट माना जाता है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया। तो गिवन ऑप्शंस में जो आपका लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है वो है आपका महात्मा गांधी सेतु, ऑप्शन 2। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाई विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की किस लेयर द्वारा, ये मैंने आपको पीछे बताया था जहाँ पे EIMST वाला मैंने आपको बताया था। तो ये है आपका आयनोस्फेयर, ऑप्शन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सब ट्रॉपिकल स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट। जो सब ट्रॉपिकल स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, विशेषताएँ क्या हैं, वो पूछा है। तो देखिए स्टेपी मीन ही क्या होता है बता दूं मैं आपको। स्टेपी का जो मीन होता है वो मीन होता है सेमी ड्राई रीजन, ठीक है। सेमी ड्राई रीजन दैट रिसीव्स लो रेनफॉल, जहाँ पे बारिश बहुत कम होती हो, ठीक है। ये मीन होता है स्टेपी का। और ये सब ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है। सब ट्रॉपिकल रीजन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सब ट्रॉपिकल रीजन, तो देखिए ये मान लीजिए ये आपका हो गया अर्थ ग्लोब, ठीक है। ये आपकी 0 डिग्री इक्वेटर हो गई। तो देखिए ये मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 25 डिग्री, जैसे ये 0 है, 0 से 90 तक जाएगा, ऐसे ये 25 डिग्री और ये 40 डिग्री नॉर्थ। सेम ऐसे ही ये 25 डिग्री नॉर्थ और ये 40 डिग्री नॉर्थ ऊपर आएगा, ये साउथ है, साउथ, ठीक है। तो ये जो रीजन होता है आपका 40 डिग्री से 25 डिग्री के बीच का, ये आपका सब ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। स्टेपी का मीन आप जान लीजिए। और इस रीजन में क्या होता है, इस रीजन में जो वेजिटेशन होता है या स्टेपी वाला जो कह लीजिए टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, यहाँ का वेजिटेशन ऐसा होता है जिसमें वाटर की सप्लाई कम हो, मतलब कम, देखिए लो रेनफॉल है तो कम पानी में ही जो उग जाए। तो इस टाइप की जो होती हैं वो देखिए आपकी जैसे श्रब्स हो गई, झाड़ियाँ, ग्रासेस हो गई, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर उगती हैं, ठीक है। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन इसमें कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है बी, लो लैटिट्यूड सेमी एरिड और ड्राई, ठीक है। विद रेफरेंस टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड अर्थक्वेक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें वही करेक्ट बताना है। तो देखिए मैं अभी आपको अर्थक्वेक
और वेव्स के बारे में बता चुका हूँ। बस देखते हैं एक एक करके ऑप्शन। द अर्थ्स क्रस्ट इज ब्रिटल इन नेचर, ये मैंने बताया, ये आपका सही है। और द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव्स इज पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन, ये आपका गलत है। ये पैरेलल ना होके अलॉन्ग विद होता है, उसी के साथ जिस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और सरफेस वेव्स आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डैमेजिंग वेव्स, सही बात है। जितनी पी और एस वेव्स खतरनाक नहीं है, उतना ज़्यादा नुकसान आपकी एल वेव्स, जो आपकी ये सरफेस वेव्स होती हैं, वो नुकसान करती हैं, ठीक है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 एंड 3 इज करेक्ट। तो आपका ऑप्शन 4। द टेक्टोनिक प्लेट इज़ लोकेटेड बिटवीन द फिलिपिन एंड इंडियन प्लेट, जो पोजीशन है इन्होंने दी है वो दी है आपकी नॉर्थ ऑफ न्यू गायना, ठीक है, गायना या गुनिया कह लीजिए। तो ये है आपकी कोकोस। कोकोस है वो फिलिपिन और इंडियन प्लेट के बीच में, इस पोजीशन के पास। आप मैप में देखेंगे तो आप देख पाएंगे। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, ठीक है, सेंटर में आप सन द स्टार, 9 प्लैनेट्स एंड डैश मून्स, कितने मून्स हैं, ठीक है। मून्स मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स भी होते हैं, हमें टोटल सैटेलाइट्स के नंबर बताने हैं। तो देखिए आज के टाइम में तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो रहा है, क्योंकि ये 9 नहीं, अब 8 ही प्लैनेट्स हैं। प्लूटो हमारा नहीं काउंट होता है, तो ये 8 प्लैनेट्स हैं, पहला करेक्शन। ये कोई भी आपके ऑप्शन सही नहीं है इस हिसाब से, क्योंकि जो मून्स हैं वो आपके अराउंड 214 मून्स हैं, ठीक है। और 214 में भी ये कुछ इस तरीके से डिसाइड किए गए हैं, नासा की जो स्टडी है उसमें मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। 150 जो 8 जो मून्स हैं वो आपके कन्फर्म है कि इतने तो हैं ही हैं, और जो 56 हैं वो आपके प्रोविज़नल है, अभी कंफर्म नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल 214 है। तो जो चीज़ कंफर्म ही नहीं है उस पर तो आपका क्वेश्चन बनने से रहा, और पूछना भी नहीं चाहिए ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। या तो कंफर्म वाला पूछ लें एग्जैक्ट, वरना अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी गया तो ये आपसे ये पूछा जाएगा, इस तरीके से ऑप्शन दिया होगा मोर देन 200 या 200 प्लस, ऐसे करके ऑप्शन देंगे तो ये क्वेश्चन सही माना जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक निम्न में कौन सी है? तो शेल जो है आपकी वो सेडिमेंट्री रॉक है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बाकी देख लेते हैं। ग्रेनाइट जो है वो आपकी इग्नियस है, और जो स्लेट और मार्बल है ये दोनों ही आपकी मेटामॉर्फिक हैं, मेटामॉर्फिक। बाजरा इज कल्टिवेटेड इन नदर्न इंडियन स्टेट्स ड्यूरिंग द क्रॉपिंग सीजन, किस क्रॉपिंग सीजन में ये किए जाते हैं? तो देखिए ये आपको मैंने बताया था, बाजरा, ज्वार, रागी, मेज, कॉटन, मेजर हैं ये, राइस, ये सब आपकी जो हैं वो खरीफ वाली हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज खरीफ, ये सही है। विद रेफरेंस टू एन अर्थक्वेक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो करेक्ट हैं हमें वो बताने हैं। तो देखते हैं। द पॉइंट वेयर द एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज रिलीज्ड इज कॉल्ड द हाइपोसेंटर, ये मैंने बताया था, जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा होता है अर्थक्वेक, जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है उस पॉइंट को या तो हम फोकस बोलते हैं या हाइपोसेंटर, ये एक ही चीज़ है। तो ये आपका करेक्ट है। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक पे के जो नियरेस्ट होता है, फोकस के जो पॉइंट होता है ऊपर सरफेस पे ही नज़दीक होता है, उसको एपिसेंटर बोलते हैं। ये भी मैंने आपको पीछे दिखाया था, ये भी करेक्ट है। एपिसेंटर इज ए पॉइंट डायरेक्टली बिलो द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक, तो ये आपका गलत है। यही तो मैंने दिखाया था। देखिए जैसे ये मान लीजिए ये ओरिजिनेट यहाँ से हो रहा है, ये फोकस है आपका, तो इसके ऊपर होता है ना एपिसेंटर। इन्होंने कह दिया कि एपिसेंटर को नीचे डाल दिया, फोकस को ऊपर कर दिया, तो ये गलत हो गया। तो इस हिसाब से आपके 1 एंड 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया हैज़ ऑफ शोर पेट्रोलियम रिजर्व्स, ठीक है। तो जो आपके जो पेट्रोलियम के रिजर्व्स हैं इंडिया में पाए जाते हैं वो दो टाइप के हैं, एक ऑन शोर और एक ऑफ शोर। ऑन शोर जो लैंड एरिया में होते हैं, ऑफ शोर जो होते हैं वो ओशियन में, सीज़ में होते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो इन्होंने ऑफ शोर वाला पूछा है, तो ऑफ शोर जो है वो आपका ऑप्शन 3 मुंबई हाई ये है। बाकी ये और ये आपके ऑन शोर हैं। द अर्थ रेडियस इज अप्रॉक्सीमेटली 6370 किलोमीटर,
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर्स डिस्चार्ज इट्स वाटर इन अरेबियन सी। देखिए मतलब नदियों का पानी अरेबियन सी में गिरता है। ये आपका इंडिया का मैप है, ठीक है। ये आपका ईस्टर्न कोस्ट और ये आपका वेस्टर्न कोस्ट। तो और यहाँ पे आपका पड़ता है बे ऑफ बंगाल और ये वाला पोर्शन जो कहलाता है ये आपका कहलाता है अरेबियन सी, अरब सागर बोलते हैं। तो अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं आके वो, यानी कि ये बात कर रहे हैं वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर की, जो ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो होती हैं। तो ऐसी ज़्यादा रिवर है नहीं, कॉमन ही रिवर है। एक तो आपकी नर्मदा है, ठीक है, और दूसरी आपकी ताप्ती है। तो देख लीजिए यहाँ ऑप्शन क्या दिया है, तापी दिया है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। द खारडुंगला पास इज एसोसिएटेड विद विच माउंटेन रेंज। जो खारडुंगला पास है वो आपका लद्दाख रेंज से एसोसिएटेड है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में ये हैं, जम्मू एंड कश्मीर में ही हिमालय की कुछ जो ट्रांस हिमालयस कह लीजिए, बहुत बड़े बड़े हिमालय, उनकी 3 रेंजेस हैं, जा, काराकोरम, लद्दाख और चस्कर। ये 3 रेंजेस हैं, ये जम्मू कश्मीर में पड़ती हैं। इनको ट्रांस हिमालयास भी बोला जाता है। ट्रांस हिमालयास मतलब बहुत बड़े बड़े विशालकाय हिमालय हैं, ठीक है। तो ये इसी लद्दाख वाले में ये आपका खारडुंगला पास बना हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा सत्य है। इन ए साइक्लोनिक प्रेशर सिस्टम इन द नदर्न हेमिस्फेयर विंड्स ब्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है बताता हूँ। देखिए जो विंड ब्लो का जो पैटर्न होता है, इसको पहले आप ये समझिए, हवाओं के जो चलने का पैटर्न होता है विंड ब्लो पैटर्न, वो कुछ इस तरीके से होता है जिससे आपका साइक्लोन और एंटी साइक्लोन होना डिसाइड होता है। तो पहले हम बात करते हैं साइक्लोन की। तो साइक्लोन में जो विंड होती हैं, विंड के एक स्पेसिफिक पैटर्न को कब हम साइक्लोन बोलेंगे वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। ये देखिए ये आपका हो गया नदर्न हेमिस्फेयर, ये हो गया आपका सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। तो नदर्न हेमिस्फेयर में जो विंड फ्लो कर रही होती है वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज कर रही होती है, घड़ी के चलने की अपोजिट साइड, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फेयर में देखा जाए विंड ये क्लॉकवाइज कर रही होती है, घड़ी के चलने की दिशा में, ठीक है। तो इस टाइप का विंड के फ्लो होने का पैटर्न होगा, तो उस वाले पैटर्न को हम साइक्लोन बोलते हैं। अब दूसरा देखते हैं जिसको हम एंटी साइक्लोन बोलते हैं। सेम वही, ये आपका नदर्न हेमिस्फेयर और ये आपका सदर्न हेमिस्फेयर। इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा हो जाता है। इसमें आपका जो नदर्न हेमिस्फेयर होता है इसमें क्लॉकवाइज चलता है और इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो देख लीजिए यही था। इन्हें साइक्लोनिक मतलब साइक्लोन के बारे में बात कीजिए। इन द नदर्न हेमिस्फेयर में वे जो विंड्स होती हैं वो एंटी क्लॉकवाइज। तो यही आपका ट्रू है, यही हो गया सही। डैश इज़ द रिजिड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में मैंने आपको बना के दिखाया था उस समय। तो ये है आपकी लिथोस्फीयर, ये रिजिड भी होती है और ब्रिटल भी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स यूवी रेज, ठीक है। जो सन से जो यूवी रेज आती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये आपकी ओजोन लेयर होती है, तो ओजोन गैस आपकी एब्जॉर्ब कर लेती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ नेचुरल एजिंग ऑफ ए लेक बाई बायोलॉजिकल इनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। तो देखिए ये होता क्या है, नेचुरल एजिंग क्या होती है, मतलब लेक का बूढ़ा हो जाना या लेक का मर जाना, इस टाइप से इसको बोलते हैं। एक्चुअली में ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, यूट्रोफिकेशन होता क्या है ये समझिए। जैसे मान लीजिए कोई वाटर बॉडी हैविंग जिसमें एक्सेस हो गया है, क्या एक्सेस हो गया, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब उस वाटर बॉडी में झील मान लीजिए उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, वहाँ पे जब न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हो गए तो कुछ जो प्लैंक्टन्स जलीय पौधे होते हैं, ये सब जो चीज़ें होती हैं जैसे कि एल्गी हो गई, प्लैंक्टन्स हो गए, प्लैंक्टन्स बोलते हैं जलीय पौधों को, ठीक है।
ये सब क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे, मतलब कि बहुत तेज़ी से डबल ट्रिपल होते चले जाएंगे, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स हैं और वाटर तो है ही मौजूद। तो ये क्या होगा, उस झील को ये कवर कर देंगे। जैसे मान लीजिए खूब ढेर सारे आपके इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स की वजह से हो गए, तो इन्होंने क्या करा, ये इसको झील को पूरा कवर कर लिया। अब क्या होता है, ये एल्गी और नीचे जो प्लांट्स होते हैं आपके, ये सन से आने वाली रेस से को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। फिर फोटोसिंथेसिस अकर होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आप जानते हैं कि जो भी पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं ये पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान, वही जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, वो उनको लेते हैं। लेकिन अब जब ये सारा ढक जाएगा, तो जब सन की रेज़ वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, लाइट नहीं पहुँचेंगी, तो फोटोसिंथेसिस अकर ही नहीं करेगा। जब अकर नहीं करेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो जलीय जीव मर जाते हैं। इसीलिए ये जो यूट्रोफिकेशन होता है, न्यूट्रिएंट्स रिच होने के बावजूद भी ये कंडीशन बहुत ख़राब होती है, इसको बैड माना जाता है। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर आपकी किस लेयर में पाई जाती है एटमॉस्फेयर की? ये आपकी पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट। टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट की जो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ कह लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, वो किस तरीके से हैं। पहली बात तो यहाँ पे हार्श कंडीशन होती है, बहुत ही ख़राब कंडीशन होती है। दूसरा, यहाँ पे स्नो कैप्ड, हर जगह मतलब बर्फ़ से ढका हुआ रहता है मैक्सिमम, मतलब मोस्टली ईयर, साल के लगभग बहुत सारे टाइम तक हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है। इसलिए यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो -0 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और यहाँ पे बारिश, प्रेसिपिटेशन जो होता है बहुत कम होता है, ये ना के बराबर ही होता है। प्रेसिपिटेशन, बारिश जो है आपकी लो होती है। तो यहाँ और एक प्रॉपर्टी है, ये ट्रीलेस होता है, यहाँ पे पेड़ उगते ही नहीं हैं, क्योंकि बर्फ़ इतनी है तो पेड़ कहाँ उगेंगे, जो उगेंगे भी कुछ एक दो टाइप के, वो इस प्रॉपर्टी बर्फ़ के अनुसार वाले होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो समर आता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, ना के बराबर ही होता है, ठीक है। तो आपका इस कंडीशन के हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिए, वो है नो ट्रू समर। यहाँ पे समर पूरी तरीके से है ही नहीं, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, तो नो ट्रू समर आपका करेक्ट ऑप्शन है। कैपिटल ऑफ द यूटी लक्षद्वीप, कवरावती। विद रेफरेंस टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वही हमें करेक्ट बताना है। देखते हैं। द पी वेव्स आर सिमिलर टू साउंड वेव्स, ठीक है, होती हैं। दे कैन ट्रेवल थ्रू ओनली सॉलिड मटेरियल्स, जो पी वेव्स हैं आपकी वो सॉलिड में से ही चल सकती हैं, तो ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये सॉलिड में तो चलती हैं, उसके साथ साथ ये आपके लिक्विड में भी चलती हैं, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया ऑप्शन। और दूसरा देखिए, द मीन थिकनेस ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज अराउंड, जो मेन थिकनेस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की रहती है वो 30 किलोमीटर, मैंने आपको मैप में दिखाया था, वो 30 किलोमीटर के आसपास रहती है, तो ये आपका सही है। द सरफेस वेव्स आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सिस्मोग्राफ, जाहिर सी बात है, ये भी सही है। पहले आपकी जैसे ये मान लीजिए अर्थक्वेक उठ रहा है, तो पहले पी वेव्स कहीं, फिर एस वेव्स कहीं, इस तरीके से, और फिर ये आपकी सरफेस पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या सरफेस वेव्स कहीं, तो ये तो सबसे बाद में एक्सपीरियंस होंगे ना, तो ये आपका सही है। तो 2 और 3 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। द टेक्टोनिक प्लेट इज लोकेटेड बिटवीन साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट के बीच में जो है वो है आपकी नाजका, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कॉटन इज कल्टिवेटेड इन नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स ड्यूरिंग द क्रॉपिंग सीजन, ये आपकी खरीफ में होती हैं, ठीक है। रामेश्वरम इज ए सिटी इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेल टनल इन इंडिया, ये है आपकी पीर पांजाल। ओके फ्रेंड्स, ये था आपका आज का ज्योग्राफी का PYP 5। मिलते हैं 6 में।